चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डी एंड ए ब्लॉक, जो कि क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने कंपटीशन एग्जाम जेईई और नीट के लिए। तो अगर आप जेईई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं और जो आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल और इंटेक्स, उसको तो बिल्कुल खा के रखिए, क्योंकि वो एजर्सन रीजन बहुत अच्छा बना के देते हैं और क्योंकि वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं तो एज इट इज अपने एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो डी एंड ए ब्लॉक एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चंस हैं, टोटल 18 क्वेश्चंस हैं, तो उनको हमने निकाल रखा है। उनके अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे, उनका रीजन सीखेंगे। और क्योंकि डी एंड डी ब्लॉक बहुत खतरनाक चैप्टर होते हैं, तो अगर आप कम से कम इतने टॉपिक्स तो जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंटेक्स हैं वो तो आपको अच्छे से तैयार करके रखना ही चाहिए, क्योंकि वो ऐसे ही अपने एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। और जैसे कि लास्ट के जेईई के पेपर्स और नीट के पेपर्स देखेंगे आपको, तो सेम टू सेम क्वेश्चन डिट्टो कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। तो बिना वीडियो में एक छोटा सा पॉइंट भी स्किप किए पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें आप अच्छे से सीख जाएं। तो फटाफट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, आखिर ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाइल जिंक इज नॉट। बोल रहा है आखिर क्यों और कैसे तुम बोलोगे कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जो जिंक है वो नहीं है। तो ये तो इजी क्वेश्चंस में आते हैं, क्योंकि स्कैंडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 4s2 3d1, क्योंकि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21। इसके आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट उनको बोलते हैं जिनके डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन जो जिंक होता है जिसका एटॉमिक नंबर 30 है, उसके डी में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। और ना तो केवल जिंक में, कभी कभी कुछ लोग होंगे जिनके डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड नहीं होगा लेकिन फिर भी वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, क्योंकि उसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर होगा जिसमें उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन जिंक अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी में अनपेयर्ड नहीं रखता। जिंक +2 कर दो तब भी वो 3d10 रहता है विदाउट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्यों ऐसा है? बिकॉज स्कैंडियम हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई इट इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, व्हाइल जिंक, ना तो जिंक के पास ना ही इसके किसी आयन के पास डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया। सेकेंड बोल रहा है, अच्छा तो ऐसी बात है जिंक नहीं निकला, सिल्वर के पास भी तो ग्राउंड स्टेट में कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इन तीनों में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कॉपर के पास 3d10 होते हैं, आपने सीखा होगा 4s1, ऐसे इसके पास 4d10 होते हैं और इनके पास 5d10 होते हैं। तो जब इनके पास भी तो कंप्लीटली फिल्ड 4d ऑर्बिटल्स हैं, 3d 4d 5d, तो ये लोग क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट हैं? केवल जिंक, कैडमियम और मरकरी ही क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? क्योंकि ये लोग यहाँ भले इनके पास डी में 10 है लेकिन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वहां पर इनके पास डी में अनपेयर्ड आ जाते हैं। ये सब के सब, जैसे कॉपर +2 में डी में अनपेयर्ड रख लेता है D9, तो डी में अगर अनपेयर्ड आ जाए तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जैसे सिल्वर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, चौक नहीं जाइएगा, सिल्वर के भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है, कॉमन नहीं है, क्योंकि सिल्वर +1 के ही कंपाउंड अक्सर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, तो +2 मिलने का चांस ही नहीं मिलता। तो ऐसे सिल्वर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है जहां पर उसके पास 4d9, डी में 9 ऑर्बिटल 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो एक अनपेयर्ड आ जाएगा। इसका रीजन क्या बोलेंगे? आखिर क्यों ऐसा बोलेंगे कि सिल्वर एक ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि उसके पास कंप्लीटली फिल्ड 4d इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्योंकि सिल्वर कैन शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर इट कैन शो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल। हाँ, क्योंकि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है और उस ऑक्सीडेशन स्टेट में उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, ये सब एक ट्रांजिशन एलिमेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन 3d सीरीज एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज लोवेस्ट फॉर जिंक। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है? पता होगा, मेटल तो बहुत सॉलिड होते हैं, तो उस मेटल के बॉन्ड को तोड़ ताड़ करके एक सिंगल मेटल को उठाना मतलब उड़ा देना। जिंक को, जैसे जिंक सॉलिड में है, इनको इतनी एनर्जी दे दीजिए कि ये चले जाएं जिंक गैस में, इसी को बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, या इसी को बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो जिंक के लिए बोल रहा है लोवेस्ट होता है। तो आखिर जब तुम किसी एटम को, किसी सॉलिड को, मेटल को उसके गैसियस एटम में लेकर जाते हो तो क्या करते हैं? उसके मेटल के अंदर आने वाले बॉन्ड को तोड़ते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग को तोड़ते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? डी में आने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन इसके डी में कितने अनपेयर्ड होते हैं? एक भी नहीं। तो रीजन होता है बिकॉज जिंक हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 3d ऑर्बिटल्स, या ऐसे बोलो कि जिंक में
एक भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता हो। इस वजह से जिंक की मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत वीक होती है। नो इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक पार्टिसिपेट्स इन मेटेलिक बॉन्डिंग ऑफ जिंक, दैट्स व्हाई जिंक हैव लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इसकी मेटेलिक बॉन्डिंग बहुत वीक होती है, तो सबसे कम एनर्जी देना पड़ता है इसको इसके गैसियस एटम में बदलने के लिए 3D सीरीज के एलिमेंट में। सेम 4D सीरीज में इसका बड़ा भैया मरकरी का लोवेस्ट होता है, और मतलब गैडमियम के लोवेस्ट होते हैं, और जब हम और आगे जाएंगे 5D सीरीज तो वहां पर मरकरी के लोवेस्ट होते हैं, क्योंकि उनके एक भी डी वाले इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं इस वजह से। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए तैयार। 4 नंबर, नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ध्यान रख लीजिए, स्कैंडियम ओनली शोज +3 एंड जिंक ओनली शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप 2 ऐसे एलिमेंट बोल सकते हैं, स्कैंडियम एंड जिंक बोथ, लेकिन स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है और उसने पूछा है ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम जिंक नहीं बोल सकते क्योंकि जिंक एक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जस्ट ये पूछा होता कि डी ब्लॉक का एलिमेंट तो दोनों हो जाते, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में केवल स्कैंडियम, क्योंकि स्कैंडियम के ग्राउंड स्टेट में डी में अनपेयर्ड है, इस वजह से वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अभी जो पहला क्वेश्चन हमने देखा, तो अगर उसने पूछा है नेम ए ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो होगा स्कैंडियम। लेकिन अगर डी ब्लॉक का पूछ ले तो स्कैंडियम भी होगा और जिंक भी होगा, क्योंकि जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है लेकिन डी ब्लॉक का तो है। अच्छा, तो यहां का आंसर फाइनल होगा स्कैंडियम। ठीक है भाई, नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने कंपटीशन एग्जाम के लिए, खास करके एजर्ट्स एंड रीजन बनाने के लिए। क्या पूछ रहा है, क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग नेचर का होता है लेकिन Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग नेचर का, ऐसा क्यों भाई, जबकि दोनों के पास D4 कॉन्फ़िगरेशन है, both have D4 configuration in +2 and +3 oxidation state, then why Cr2+ is reducing and Mn3+ is oxidizing। तो इनका राज छिपा है कि जो क्रोमियम है वो जब जाते हैं Cr3+ में, क्रोमियम जब जाते हैं Cr3+ में तो वो स्टेबल होते हैं। क्रोमियम का मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3, खुद होगा ऑक्सीडाइज, दूसरे को करेगा रिड्यूस। लेकिन मैग्नीज जो बहुत स्टेबल होते हैं वो होते हैं +2 में, ये खुद होते हैं रिड्यूस, तो दूसरे को करते हैं ऑक्सीडाइज। वो 3+ में आते हैं तो D3 बनाते हैं और वहां पर वो स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनके T2G3 होते हैं, हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। और जब मैग्नीज 2+ में आते हैं तो ये बनते हैं 3D5, हाफ फिल्ड 3D कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड 3D ऑर्बिटल्स इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस के कोई रीजन जानना चाहे तो हम बोलेंगे क्रोमियम 2+ से 3+ में जाकर के स्टेबलाइज होता है, जबकि मैग्नीज 3+ से 2+ में आकर के। इस वजह से, या ऐसे भी तुम बोल सकते हो Mn3+ इज हाईली अनस्टेबल, क्योंकि Mn3+ बनाना बहुत टफ है। कहां से बनाओगे Mn3+? Mn2+ से। Mn2+ क्या होता है? D5। D5 मतलब 2+ से 3+ लाने के लिए तुम्हें बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी, उसे D4 बनाना पड़ेगा। तो D5 से D4 लाना मैग्नीज को बहुत टफ है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि मैग्नीज का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है। थर्ड हमेशा ही, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकालना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, लेकिन मैग्नीज के लिए जब तुम थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका D5, तीसरा इलेक्ट्रॉन D5 से निकलेगा, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, तो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी उसकी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वो 2 से 3 में नहीं जाएगा, और जाएगा भी तो वापस लौट के आएगा अपने D5 कॉन्फ़िगरेशन में, इस वजह से बहुत स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो ये 2 में आके स्टेबलाइज होगा, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। लेकिन वो 2 से 3 में आएगा, और 3+ उसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जहां पर उसके पास T2G3 हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। आपने सीखा होगा क्रोमियम अक्सर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होने की वजह से T2G वाले ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं, तो 3 ही D में होगा तो तीनों नीचे होंगे। हाफ फील्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3+ की ज्यादा स्टेबिलिटी का राज होता है। तो वाई Cr2+ इज रिड्यूसिंग? बिकॉज Cr2+ is more stable in +3 oxidation state where it have half filled T2G orbitals, while Mn is more stable in Mn2+ because it have half filled D5 orbitals in Mn2+। या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसका थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है, तो वो 2 से 3 में आना बहुत टफ होगा उसके लिए, लेकिन 3 से 2 में जाना बड़ा आसान रहेगा, इस वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। तैयार हो गया? फोन नंबर 5। 6 नंबर बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। आखिर 3D सीरीज में केवल कॉपर का जो SRP होता है वो पॉजिटिव और सबका नेगेटिव होता है। अभी थोड़ी देर बाद हम सबकी वैल्यूज भी देख रहे होंगे। सबका 2+ से 0 में जाना पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है 3D सीरीज में, लेकिन ओनली फॉर कॉपर इट इज पॉजिटिव।
तो इसको आप ऐसे समझा सकते हैं कि जो हमारे पास जब भी कभी ये एसआरपी का डेटा हो तो आप बस ये सोचिए कि आखिर ये पोटेंशियल वैल्यूज निकालते कैसे हैं मेटल के लिए। तो मेटल को सॉलिड से ले जाना पड़ता है पहले गैस, इसके लिए कौन सी एनर्जी देनी पड़ती है, सब्लिमेशन। फिर उस गैस को क्या करना पड़ता है, आयनाइज करना पड़ेगा, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा, और उसके बाद फिर से आयनाइज करोगे तो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ेगा। अब जिसका ये पॉजिटिव आता है इसका मतलब उसकी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो, ध्यान से सुनिएगा, अगर उसकी सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत ज़्यादा हैं तो उसको +2 में लाना बहुत टफ होगा, और अगर +2 में लाना बहुत टफ होगा तो इसका मतलब है कि उसका वापस जाना बहुत आसान होगा, इसलिए रिडक्शन होना बहुत आसान रहेगा और वो रिड्यूस हो जाएगा, उसकी एसआरपी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाती हैं। तो लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बिकॉज सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कॉपर इज एक्सेप्शनली वेरी हाई विच कैन नॉट बी। अच्छा, इसके बाद भी तो होता है, एसआरपी के लिए 3 चीजें मेटल के लिए देखते हैं, सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और अगला होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये आयन हवा में थोड़ी ना बना होगा, बाद में ये एक्वस में जाएगा तो यहां से एक एनर्जी लिबरेट होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर ये बंदे की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती, जो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के सम से भी बहुत ज्यादा हो, तो फिर वो बड़े आराम से नेचर में +2 में चला जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, कॉपर +2 में क्यों नहीं मिलते अपने आप नेचर में, बड़े आराम से खुद ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो जाते, उसका रिडक्शन होना आसान क्यों है, क्योंकि जब वो खुद नेचर में ऑक्सीडाइज हो रहा होगा तो उसके ऑक्सीडाइज होने के लिए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी चाहिए वो बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन जब वो पानी से मिल करके हाइड्रेशन करेगा तो उतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं लिबरेट करता। आप एनसीईआरटी में जाकर के एक टेबल देख सकते हैं, सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होती है इनकी मिला करके, और हाइड्रेशन एंथैल्पी उतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से ये ऑक्सीडाइज होकर के 2+ तक नहीं आ पाते, उल्टा इनका रिड्यूस होना आसान रहता है और इनका एसआरपी वैल्यू इसी वजह से पॉजिटिव भी है। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं एसआरपी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे रखने वाले मेटल्स, उनकी एसआरपी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, लेकिन रीजन आपको जब भी कभी एसआरपी का रीजन आपको देना होगा, मेटल की एसआरपी, नॉन मेटल की एसआरपी हो तो बॉन्ड एनर्जी रीजन होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी रीजन होता है, और एंथैल्पी ऑफ मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी नॉन मेटल के लिए, जैसे फ्लोरीन का सबसे ज्यादा पॉजिटिव होता है, क्यों, क्योंकि उसके बॉन्ड आराम से टूट जाते हैं, बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन गेन बहुत अच्छे से करता है और उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। ऐसे मेटल की जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल के डेटा आते हैं वो कहां से, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी से। नेट में पॉजिटिव है क्योंकि सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है और हाइड्रेशन से इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, इस वजह से ये पॉजिटिव है। ठीक है, नेक्स्ट 7 नंबर, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग पावर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर इन द सीरीज। आखिर इधर ऑक्सीडाइजिंग पावर कैसे बढ़ता है, एनसीईआरटी का फिर से ये एक इंटेक्स बहुत प्यारा सा एग्जांपल है। जैसे जैसे इधर जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों बढ़ता है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी नहीं है जितनी इसकी है, और इससे भी ज्यादा अच्छी है MnO4- मैग्नेट आयन की, क्योंकि जब ये रिड्यूस होकर के आते हैं अपने रिलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 में, +3 में, और ये आते हैं +2 में, तो जब ये रिड्यूस होकर के, ये देखो अपने +5 में है मैक्सिमम में, ये +6 में है, ये +7 में, तो आने वाला जो स्टेबल स्टेट है, क्या बोलेंगे, जहां ये जाते हैं, जाने के बाद जहां पर इनको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है, जब वो +7 से 2+ में आते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, मैग्नीज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होते हैं, इस वजह से। तो इनका एक सिंगल लाइन में बोलूं तो बस ऐसे बोलेंगे कि जब ये रिड्यूस होकर के, खुद रिड्यूस होकर के जहां जाते हैं वहां पर इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मैग्नीज की सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इस वजह से ये सबसे ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो एक लाइन में आंसर क्या बोलेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन विच दीज कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड, यहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इधर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता है, ये आपको रट के भी रखना है, VO2 वेनेडियम, और उसके आगे जाओगे क्रोमियम, उसके आगे जाओगे मैग्नीज, आगे की तरफ ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा इसको। 8 नंबर में आ गया वो क्वेश्चन जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, कॉपर का एसआरपी पॉजिटिव होता है और सबका देखिए 2+ से 0 में जाने का एसआरपी, टाइटेनियम का नेगेटिव, वेनेडियम का नेगेटिव, क्रोमियम का नेगेटिव, सबके नेगेटिव है, लेकिन क्रोमियम वो कॉपर के पॉजिटिव, लेकिन बीच बीच में जगह ये इररेगुलर हो जाता है। तो इररेगुलर क्यों हो गया, इसका रीजन जानना चाहता है, व्हाई दिस सीरीज इज इररेगुलर, क्यों ऐसा नहीं है कि लगातार घटता चला गया हो या लगातार बढ़ता चला गया हो, ऐसा क्यों हुआ, तो फिर से वही रीजन बनते हैं इनके इररेगुलर होने के।
एक तो तुम ऐसे बोल सकते हैं कि देखो इरेगुलर हुआ कहाँ, मैंगनीज पे और जिंक पे। ऐसे देखोगे तो लगातार ये घटता चला जा रहा है। लेकिन फिर से हम इसका अगर करेक्ट रीजन बोले तो हमें ऐसे बोलना पड़ेगा। फिर से एसआरपी के डेटा का रीजन जानना चाहते हो ना, एसआरपी का रीजन हमेशा मेटल की सब्लिमेशन एंथैल्पी और सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। कितना आयनाइजेशन करा चुके हो? 2, तो सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी यहां से आएगा। तो ये रीजन होता है ड्यू टू इरेगुलर सब्लिमेशन एंथैल्पीज ऑफ दीज मेटल्स एंड इरेगुलर फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज। इसकी वजह से, अब अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पीज में इरेगुलरिटी क्यों आती है? वो आता है इनके अलग अलग स्टेबल डी ऑर्बिटल की वजह से। कोई D10 में बहुत स्टेबल हो जाता है, कोई +2 D5 में बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है हाफ फील्ड, कोई D0 में बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो मेन रीजन क्या बोलोगे? ड्यू टू डिफरेंस इन सब्लिमेशन एंथैल्पीज एंड सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज देयर एसआरपी वैल्यूज आर इरेगुलर, लगातार एक जैसे नहीं है। ठीक है, ये इनका रीजन है, रीजन आपको ध्यान रखना है। 9 नंबर में अगेन बहुत प्यारा सा शानदार सा क्वेश्चन, और जाग रहे हो नहीं तो सो गए हो। अभी 9 नंबर पे पहुंचे हैं, 9 अभी बचा भी है, आधा सफर हुआ है, आधा अभी बाकी है। ठीक, और तुम्हारे भी सफर आधी तो तुमने पढ़ाई कर रखी है, और अच्छे से मेहनत करते रहो तो पूरा कंप्लीट हो जाए, मजेदार सिलेक्शन लेकर जाएं इस बार। आइए तो Mn3+ से 2+ में जाने का जो एसआरपी है वो प्लस में 1.51, लेकिन आयरन का और क्रोमियम का तो नेगेटिव में है, आयरन का तब भी चलो पॉजिटिव में 0.77। तो जानना चाहता है वाई E0 वैल्यू ऑफ मैंगनीज इज मच मोर पॉजिटिव। मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एज कंपेयर टू क्रोमियम एंड आयरन। आखिर ऐसा क्यों? मैग्नीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव। रियल में एक क्वेश्चन ऐसे भी है कि कोबाल्ट और मैग्नीज का बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है 3 से 2 में आना, लेकिन क्रोमियम और आयरन का इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। क्यों? तो वो हम ऐसे समझा सकते हैं कि जब हम यहां से यहां आते हैं तो मैग्नीज D5 से D4 में आते हैं। तो इसका एक सिंगल लाइन जो आंसर है कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि तुम D5 से D4 में आते हो। तो इसका मतलब है वो D5 से D4 में नहीं आना चाहता, इसका मतलब है D4 से D5 में जाना चाहता है, और जाएगा तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी गेन करेगा, इसलिए चला जाता है, इसलिए उसकी एसआरपी वैल्यू बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो क्या बोलेंगे? ड्यू टू वेरी हाई थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैंगनीज इट्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ +3+ × 2+ इज वेरी हाई। लेकिन और सब में देखोगे तो ऐसा नहीं है। यहां पर देखोगे तो ये D6 से D5 में जा रहा है, यहां पर देखोगे तो ये D4 से D3 में जा रहा है, जबकि वहां पर हाफ फील्ड से जाना पड़ रहा है। इस वजह से उसका यहां से यहां जाना बहुत टफ है, लेकिन वापस आना बहुत आसान है। इस वजह से मैग्नीज का थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है पॉजिटिव, जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, 3 से 2 में आना। ठीक है, मतलब 3+ में बहुत अनस्टेबल है, खुद होगा रिड्यूस, दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, और बहुत प्यारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। नेक्स्ट 10 नंबर में कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। आप फॉर्मूला याद रखते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं? √N × N+2 बोहर्स मैग्नेटम। मैग्नीज 25 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 4s2 3d5। तो कितने अनपेड मिल जाएंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन 5, तो यहाँ पर 5 लगा देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा अपने पास √5 × 5 + 2, तो ये बन जाएंगे √35, जिसके वैल्यूज होते हैं 5.91। रटते नहीं, जस्ट 5 पॉइंट समथिंग लिख देते हैं, 5 अनपेड तो ऐसे। और ये कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27, तो वो हो जाता है 4s2 3d7। इनके एटॉमिक नंबर से मैच कर जाता है कॉन्फ़िगरेशन, और D7 का मतलब 3 अनपेड है, तो रख दीजिएगा यहाँ पर। तो 3 × 3 + 2 मतलब √15 आ जाएंगे। 3 पॉइंट समथिंग आपको मैग्नेटिक मोमेंट इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 हो गए अपने पास। 11 नंबर बोल रहा है MnO4 2- डिस्प्रपोर्शनेट करता है, तो बता दीजिए। हाँ, तो ये एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। कहाँ डिस्प्रपोर्शनेट करके जाते हैं? एक बार खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और एक बार खुद हो जाते हैं रिड्यूस। क्या बनाते हैं ये? एक पर्पल कलर का, ध्यान से देखिएगा नहीं तो आपको दिखे ना, पर्पल, ध्यान रखिए, पर्पल। क्या बनाते हैं? पर्पल। और एक बनाते हैं चॉकलेट ब्राउन कलर के MON2 प्रेसिपिटेट। तो ये खुद किस कलर के होते हैं? ग्रीन। कहां से कहां जा रहे हैं? 6 से 7 में और 6 से +4 में। बहुत इंपॉर्टेंट है इसका डिस्प्रपोर्शनेशन, इसी की मदद से इंडस्ट्री में KMnO4 ये सब बनाए जाते हैं। तो जो मैग्नेट आयन है वो एसिडिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम में बहुत फटाफट डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। इसका ग्रीन कलर कभी एक्सपेरिमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम तक देखने को मिलता नहीं, जैसे ग्रीन कलर आता है 1 सेकंड में गायब हो जाते हैं। अगेन सोल्यूशन पर्पल और चॉकलेट ब्राउन कलर का हो जाता है। ये इसका डिस्प्रपोर्शनेशन है, हमें ध्यान रखने।
12 नंबर में व्हाई क्यूप्रस आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम, क्यूप्रस आयन पानी में कर जाता है डिस्प्रपोर्शनेट। कभी भी क्यूप्रस सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते, पानी में होते हैं क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्युबल, लेकिन क्यूप्रस नहीं मिलता। कोई पूछे ऐसा क्यों, तो सिंगल लाइन में अगर जवाब देना हो तो ये जो सेल बनती है ना उसका E0 आता है पॉजिटिव इस वजह से। अल्टीमेटली तो ये एक कंप्लीट सेल हो गया, कॉपर हुआ रिड्यूस और कॉपर हुआ ऑक्सीडाइज, तो ये कंप्लीट एक रिएक्शन हो गया। अगर किसी कंप्लीट रिएक्शन का E0 अगर पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब वो अपने आप हो सकता है, उसका E0 पॉजिटिव आ गया मतलब इट इज पॉसिबल। और किसी मेटल आयन के लिए ऐसा नहीं होता, ओनली फॉर क्यूप्रस आयन। ठीक है, अगर मैं इसके E0 की वैल्यूज बताऊं तो कॉपर का +1 से 0 में जाने का जो पोटेंशियल होता है वो प्लस में 0.53 वोल्ट, लेकिन जब कॉपर का +2 से +1 आने का पोटेंशियल होता है वो बहुत कम, वो होता है प्लस में 0.16 वोल्ट जैसा। तो इन दोनों की मदद से इस सेल का अगर हम E0 निकालेंगे तो वो हमारे पास आता है पॉजिटिव, और इस वजह से ये बड़े आराम से डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रीजन है जो एनसीईआरटी में डी ब्लॉक में लिखे हैं, तो वही रीजन हम बोल रहे हैं। एक रीजन और होता है क्योंकि सफिशिएंट हाइड्रेशन एंथैल्पी होने की वजह से जब क्यूप्रस आयन पानी में जाते हैं तो इतना ज्यादा हाइड्रेशन होता है कि उसके हाइड्रेशन से मिली हुई एनर्जी क्यूप्रस के सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। इस वजह से इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और सेकंड आयनाइजेशन हो जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो बचे हुए क्यूप्रस आयन को रिड्यूस कर देते हैं। तो ड्यू टू मच मोर हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ क्यूप्रस आयन इट इजिली कैन बी आयोनाइज्ड। इनका जो सेकेंड आयनाइजेशन है वो बड़े आराम से हो जाता है इसके हाइड्रेशन की वजह से। पानी इसके पास आते हैं तो उससे एनर्जी लिबरेट होती, वो एनर्जी लिबरेट होती है तो वो जो पड़ोसी क्यूप्रस आयन होगा वो लेकर के अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो क्यूप्रस क्यूप्रिक में चले जाते हैं, और जो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन है वो पानी में ही तो इधर उधर घूम रहा है, तो जो क्यूप्रिक बचे हैं उनको इलेक्ट्रॉन वो मिल जाता है, तो वही इलेक्ट्रॉन लेकर वो रिड्यूस हो जाते हैं। तो E0 पॉजिटिव होने की वजह से। ठीक है, 13 नंबर में नेम ए मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड याद किया है हम लोगों ने ना, लाला से पर नंद प्रेम से येलो येलो गाएं और तब दइयो एक तमाचा ये भी लाल हो जाएं। तो लाला से पर नंद, ये तो लेंथेनम, लेंथेनम के बाद फर्स्ट जो हमारे पास लेंथेनॉइड मिलता है सेरियम। सेरियम इज द ओनली वेल नोन मेटल ऑफ लेंथेनॉइड सीरीज विच इज हाईली expected to show +4 oxidation state in the form of nitrates, chlorides, अलग अलग फॉर्म में ये अपने +4 के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। सेरियम ध्यान रखिएगा, एक बहुत प्यारा सा कंपाउंड भी होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। कैन टेस्ट आपने सुना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एल्कोहल और फिनॉल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर दे जाते हैं। +4 में बहुत ज्यादा स्टेबल है, सेरियम Ce इसका सिंबल है भाई, ध्यान रखिएगा। अच्छा, क्या केवल सेरियम में +4 दिखाता है? नहीं, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम एंड डाइसप्रोसियम इज आल्सो 3D सीरीज एलिमेंट व्हिच शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम एंड डाइसप्रोसियम ये भी दिखाते हैं, बट ओनली इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, नाइट्रेट, सल्फेट्स, यहां पर नहीं, केवल ऑक्साइड में। जैसे कोई पूछेगा PrO2 एग्जिस्ट करता है? यस। NdO2 एग्जिस्ट करता है? यस। इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स दिस कंपाउंड शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। DyO2 एग्जिस्ट करता है? यस। ठीक है, बस यही चार ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने वाले 5 लेंथेनॉइड होते हैं। एक होता है सेरियम जो कि बहुत ज्यादा कॉमन है, और ये 4 भी ध्यान रख लीजिए, प्रासियोडाइमियम, नियोडाइमियम, टर्बियम एंड डाइसप्रोसियम। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चंस। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जो आपने सुना होगा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से बहुत सारे 4D सीरीज एलिमेंट्स की जो साइज है वो 3D सीरीज 5D सीरीज एलिमेंट की साइज से मैच कर जाता है। बहुत सारे 4D सीरीज का साइज 5D सीरीज के एलिमेंट के साइज से मैच कर जाते हैं। ऐसे तो होता है, जो बहुत सारे हमारे पास 4D सीरीज और 5D सीरीज हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है आखिर एक्टिनोइड कंट्रैक्शन कितना होता होगा, और आखिर क्यों एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो होता है सिंपल सा इसका रीजन कि जो 5F में आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत कम, बहुत पुअर स्क्रीनिंग करते हैं, इस वजह से न्यूक्लियस और अच्छे से इनको अपनी तरफ खींच लेता है और इनके साइजेस और कम हो जाते हैं। मतलब जो वहां पर कम होते थे यहाँ पर और ज्यादा एक्सपेक्टेड है कि साइज और कम हो जाएगा और हो सकता है ये छोटे हों। ठीक है, 5F सीरीज ध्यान रखिए, ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 5F ऑर्बिटल्स, इनके पुअर स्क्रीनिंग होने की वजह से एक्टिनोइड कंट्रैक्शन इज ग्रेटर फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देन लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। ये लाइन आपको ध्यान रखना होगा। 15 नंबर में व्हाई इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल एग्जिबिटेड इन इट्स ऑक्साइड और फ्लोराइड्स ओनली। बोल रहा है कि आखिर
जो भी मेटल होते हैं वो अपने ऑक्साइड और फ्लोराइड में ही सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों दिखाते हैं? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन और फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और बहुत छोटे साइज के होते हैं। इस वजह से किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं और उसको बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में दिला देते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और हो सकता है, ये तो हो गया ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन कभी कभी हमसे ऐसे पूछेगा, मैंगनीज जो है अपने ऑक्साइड में तो +7 तक दिखा लेता है, लेकिन अपने फ्लोराइड में मैंगनीज केवल 4 तक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाता है। मतलब अगर फ्लोराइड और ऑक्साइड में कंपटीशन हो तो कहां लोग ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा पाते हैं? फ्लोराइड्स में नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स। अब इसका रीजन क्या बोलोगे? कमेंट करोगे तो हम इसका आंसर बताएंगे। कमेंट करोगे अपना आंसर तो फिर हम इसके आंसर तुम्हें करेक्ट बताएंगे कि आखिर ऑक्साइड में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू फ्लोराइड्स। फ्लोरीन जबकि दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वहां पर तो मैग्नीज को 7 दिखाना चाहिए था, लेकिन मैग्नीज +7 दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड MnO4- पर मैग्नेटाइन, लेकिन फ्लोराइड के साथ केवल +4 दिखा पाता है, +7 नहीं दिखा पाता। इसका रीजन क्या होगा? कमेंट करेंगे तो फिर हम भी इसका रीजन बताएंगे। ठीक है, 16 नंबर में विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट एंड व्हाई? ये या ये? अच्छा, ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, तो ऑक्सीडाइज होकर के इसे जाना पड़ेगा 3+ में और उसे ऑक्सीडाइज होकर के जाना पड़ेगा 3+ में। तो जब ये 3+ में जाएगा तो 3D3 बनाएगा और जब ये 3+ में जाएगा तो 3D5। अच्छा, अब एक चीज ध्यान रखिए, जब ये लोग कभी किसी को रिड्यूस करेंगे तो अक्सर सॉल्वेंट होगा पानी। तो पानी में होता यह है कि ये लोग एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड में अक्सर हो जाती है स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग होने की वजह से एक कॉन्फ़िगरेशन आता है T2G और EG। तो जिसके पास 3D3 हैं वो तीनों के तीनों यहाँ पड़े रहते हैं, लेकिन जिसके पास D5 हैं तो D5 होने की वजह से पानी में D5, बहुत डेंजरस सी बात बोलने जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है। पानी में D5 उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। गैसियस में D5 बहुत स्टेबल है, लेकिन पानी में D3 कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D5। क्यों भाई? क्योंकि D5 का जब आप CFAC निकालेंगे ना तो इसका CFAC 0 आएगा, लेकिन जब आप इसके CFAC वैल्यूज निकालेंगे तो आपको ये मिलेगा नेगेटिव में। और आपको पता होगा जिसकी CFAC वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होता है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ड्यू टू CFAC वैल्यू, मोर नेगेटिव CFAC वैल्यू, या आप साफ साफ बोल सकते हैं ड्यू टू हाफ फिल्ड T2G कॉन्फ़िगरेशन 3D3 इज मोर स्टेबल, दैट्स व्हाई Cr2+ इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन भी हो गया, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, और रीजन यही क्योंकि 3D3 जो होते हैं पानी में इन एक्वस मीडियम 3D3 जो कि हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन फिर भी T2G में हाफ फील्ड होता है और इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पे CFAC यहाँ और वहाँ जाने की वजह से सब ओवरऑल जो इनका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होता है वो 0 आता है और ये उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, D5 इज नॉट मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू D3 इन केस ऑफ सॉल्वेंट वाटर। पानी में अक्सर जो 3D3 है वो कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। रीजन 3D3 इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडियम एज कंपेयर टू 3D5। 17 नंबर, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इरेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज? आयनाइजेशन एंथैल्पीज जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है वो 3D सीरीज में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं होता कि घटता जाएगा बढ़ता जाएगा, ऐसे ट्रेंड नहीं आता। घट भी जाता है, बढ़ भी जाता है, घट भी जाते हैं, बढ़ भी जाते हैं। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अक्सर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से ही बोलते हैं कि एक तो साइज इसका रीजन होता है और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन, कोई ज़्यादा स्टेबल हो गया, कोई कम स्टेबल हो गया किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका वन लाइनर जो आंसर है वो ये कि ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ D0, D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर नॉट रेगुलर इन केस ऑफ 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ज़्यादा स्टेबिलिटी D0, D5 और D10 की वजह से बहुत सारे लोग D5 में ज़्यादा स्टेबल हो गए तो उनको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ गई उनका अगला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। कोई D10 में ज़्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है, मोर स्टेबिलिटी ऑफ D0, D5 एंड D10 कॉन्फ़िगरेशन। 18 नंबर में, Which of the 3D series of the transition metals exhibits the largest number of oxidation state? इसका आंसर तो बच्चे को रटा होता है, मैंगनीज। मैंगनीज +2 भी दिखा देते हैं, 3 भी दिखा देते हैं, 4 भी दिखा देते हैं, 5 भी दिखा देते हैं, 6 भी दिखा देते हैं, 7 भी दिखा देते हैं। और इसके बाद होता है सेकेंड हाईएस्ट क्रोमियम का जो 6 तक चले जाते हैं। इसका रीजन व्हाई, आखिर ऐसा क्यों? तो सिंपल सा रीजन है, बिकॉज मैग्नीज हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। ठीक है, सबसे ज्यादा 3D में अनपेड इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने की वजह से मैग्नीज कैन शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो आंसर मैग्नीज और सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन रखने की वजह से। अब कर लिया हम लोगों ने सारे एंटेक, सारे एग्जाम्पल। अब तुम्हें क्या करना है,
अगर आप नए हैं तो चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, और अगर आप पहले से ही लोकस एकेडमी के स्टूडेंट हैं और चैनल के सब्सक्राइबर हैं, पहले से ही आप वीडियो को देखते हैं, तो फटाफट इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व और कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करना है, इनके मैग्नेटिक मोमेंट निकाल करके, ये एनसीईआरटी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है डी एंड ए ब्लॉक का, इनके कमेंट निकालिए, मतलब इनके आंसर्स निकालिए और मैच करिए पीक्यूआर से, बताइएगा किसकी मैचिंग किससे होगी, 1 की मैचिंग किससे, 2 की मैचिंग किससे और 3 की मैचिंग किससे, इनके मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो एक्सरसाइज होते हैं उनका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसे ही अपने एग्जाम में आ सकते हैं, तो इनको कमेंट करके बताएंगे। और वीडियो कैसा लगा, अगर लगता है कि हम थोड़ी मेहनत करते हैं आपके लिए तो ज़रूर कमेंट करके बताया करिए, हम भी मोटिवेट हों यार, तो फटाफट आपके लिए वीडियोस लेकर आया करें। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।